आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये पंक्तियां तो आपने भी सुनी होंगी। यहाँ एक खास शहर की बात की जा रही है, लेकिन जब तनाव की बात करते हैं तो ये बात पूरी दुनिया में हर उस शख्स पर लागू होती है जो कि जिंदा है और अपने होश में है। शायद ही ऐसा कोई शख्स है जिसे तनाव ना हो। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं बोल बेधड़क। आज हम एक ऐसी दुखद और विचारणीय घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के 19 साल के होनहार छात्र अनुराग अनिल बोरकर, जिसने नीट परीक्षा में 99.99% अंक हासिल किए और गोरखपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला भी पाया और उसी दिन आत्महत्या कर ली। जिस दिन उसे कॉलेज में दाखिला के लिए जाना था, उस दिन अनुराग का सुसाइड नोट सामने आता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता और पढ़ाई का लंबा सफर उसके लिए बोझ बन गया था। ये घटना कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक अपेक्षाएं बच्चों पर इतना दबाव डाल रही है कि वे अपने सपनों को छोड़कर टूटने को मजबूर हो रहे हैं। क्या माता पिता और समाज की अपेक्षाएं बच्चों की इच्छाओं पर हावी हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बच्चों को उनकी मानसिक स्थिति को समझने का मौका दे रहे हैं? आज चर्चा इसी पर बने रही है। तो चलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करें। उससे पहले तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर मंजू भास्कर जो कि मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर रजनी गावरिया जो कि अभिभावक है, साक्षी आहूजा हमारे साथ में जुड़े हैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, योगेंद्र जोशी जी जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं साक्षी जी आपसे करना चाहूंगी। आखिरकार करियर ही मौत की वजह क्यों बन रहा है, कैसे देखेंगे आप इसे? मुझे लगता है मैं अनुराग की मानसिक स्थिति को समझना चाहूँगी कि क्या उस बच्चे को इतना प्रेशर फील हो रहा था कि इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद भी उसने इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। माँ बाप क्या बच्चे को समझ नहीं पा रहे थे, उसकी मनोस्थिति क्या थी उस टाइम पे कि इतना बड़ा उसने स्टेप ले लिया। मुझे लगता है कि आई थिंक पेरेंट्स को भी वो समझना चाहिए और मेरे ख्याल से ना कहीं सोसाइटल प्रेशर भी बहुत रहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, बस इसी तरह के प्रोफेशन है जिनसे वो हमें आगे मतलब हमें मार्केट में या हम बात करें कि सोसाइटी में, समाज में हमें इज्जत मिलेगी। ऐसे बहुत और प्रोफेशंस हैं जहाँ पे बच्चे अपने आप को आजकल प्रूव कर रहे हैं। एक डॉक्टर जो पूरा दिन पेशेंट्स को देखता है, मैं मान के चल रही हूँ अगर उसकी एक न्यूनतम फीस भी होगी, उसके बाद भी वो इतनी मेहनत करता है। आप एक दूसरा प्रोफेशन देखिए, इन्फ्लुएंसर, वो एक विजिट करेंगे कहीं पर भी और उनकी देखिए वो कितने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो एट दी एंड हमारा मकसद क्या है कि बच्चा अपने करियर में सफल हो। उस बच्चे को ही चूज करने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है, रादर देन उस पर अलग अलग तरीके का इस तरह से दबाव बनाया जाए। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मंजू हमारे साथ में बनी हुई है। मंजू जी, आजकल हम देख रहे हैं कि बचपन से जब बच्चा शायद बॉर्न होता है तभी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही कहते थे अरे ये बेटा तो मेरे जैसा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मतलब बॉर्न होते ही प्रेशर शुरू हो जाता है। आप इस मानसिकता को कैसे देखती हैं? पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस है वो कुछ रियलिस्टिक नहीं है। पेरेंट्स को एक्चुअली पहले 9th या 10th तक बच्चे को देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। ऐसा नहीं कि बच्चा 4th या 5th में है तो इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, वो बहुत ही गलत मानसिकता है। पहले बच्चे का पोटेंशियल देखो। 9th या 10th तक तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि हमें करना क्या है। 9th या 10th के बाद इससे बात करो उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा और बहुत कुछ अचीव करेगा। अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कि बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। जब कोचिंग सेंटर्स में तैयारी करते हैं तो बच्चे आते हैं कि हमारे पेरेंट्स की फीस लग गई, पेरेंट्स हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट कहीं भी बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट पेरेंट्स बनाना चाहते थे। उस चीज का इतना ज्यादा प्रेशर फील करते कि वो पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते। एक लेवल पे हो जाता है ठीक है मुझे सिलेक्शन नहीं करना है, यही मेरी लाइफ है। तो पेरेंट्स को बच्चे को समझना चाहिए, उसकी इमोशनल फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो हर स्टेज पे एक सपोर्ट की जरूरत है, उसको सपोर्ट देना चाहिए और बच्चे को इंटरेस्ट जिसमें उसमें जाना चाहिए, ना कि अपनी मानसिकता। उसको कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं देनी चाहिए कि ये बनना है आपको, जब तक एटलीस्ट 10th 11th में बच्चा नहीं आता। जी बिल्कुल, आप ही की बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर रजनी भी बतौर अभिभावक यहाँ पर जुड़ी हुई है। रजनी जी,
मैं सारे अभिभावकों की बात नहीं करूंगी, मैं कुछ अभिभावकों की बात करूंगी। जब बच्चे पर इस तरह से प्रेशर आता है तो ये माना जाए कि बच्चों के सपनों पर अभिभावकों के सपने भारी पड़ जाते हैं और फिर वो ये राह चुनते हैं। रजनी जी, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ, मैं कह रही हूँ कि सोसाइटी में आजकल पेरेंट्स का क्या हो गया है कि जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर, बस ये 2-3 ही जो कंपटीशन ऐसे बचे हैं जिसमें वो बन करके डॉक्टर और बहुत अच्छा सोसाइटी में नाम रोशन करेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जबकि मेरा ये मानना है, मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, महिला चिकित्सक हूँ, मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे को अगर पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनना है तो वो कभी ऐसा भूल के भी ना सोचे। ये एक बहुत संवेदनशील पेशा है। इसके अंदर आपको बहुत ही संवेदनशील रहना पड़ता है। आपको खुद को मरीज की जगह महसूस करना पड़ता है, अपनी बीमारी को, और उसके हिसाब से ही उसका इलाज करना पड़ता है। न कि आप ये सोच करके उसको कि मुझे इस पेशेंट से इतना रुपया लेना है और ऐसे करके आप पैसे कमाना चाहो। ये एक बहुत ही गलत समाज की धारणा हो गई है, पेरेंट्स की धारणा हो गई है कि अगर नीट में सेलेक्ट हो गए, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए तो आगे चल के बहुत बहुत पैसा अर्न करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पेशे में अगर इतना होशियार बच्चा जो ये बच्चा था, इतना अगर होशियार बच्चा जो 99.99 परसेंटाइल नंबर लेके आ रहा है, वो अगर किसी भी पेशे में जाता, MBA करता, कुछ भी करता, वो कोई बिजनेस करता या कुछ भी करता, तो ये बहुत 15 से 20 साल बाद सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम कमाने वाला था। क्योंकि किसी भी चीज में आप चले जाओ, अगर आप उस चीज के अंदर बड़ी मेहनत से, शिद्दत से अगर 15 से 20 साल देते हो तो अच्छा आप सोसाइटी में अच्छा नाम कमा सकते हो। डॉक्टर में भी सेम ऐसा ही है। 15-20 साल बाद जाकर के आपका इतना नाम रोशन होता है, फिर आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन पैसा कमाने के लिए नहीं है। दिस इज ओनली बाई प्रोडक्ट। पैसा, मनी जो है इस पेशे का एक बाई प्रोडक्ट है। बिल्कुल रजनी जी, पैशन चाहिए ऐसा आप कह रही है। चलिए योगेंद्र जी भी हमारे साथ में बने हुए। योगेंद्र जी, आपने पहले कई केसेस इस तरह के देखे होंगे, ये कोई पहला केस नहीं है। यदि मैं राजस्थान के जयपुर की बात कर लूं, जहां पर कुछ दिन पहले ही एक कोचिंग सेंटर पर एक जो है छात्रा ने कूदने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश थी, लेकिन उसे समय रहते बचा लिया जाता है। ये पहला मसला नहीं है, पहला केस नहीं है। ऐसे में आप जब इन केसेस को देखते थे और आप देखते आ रहे हो, तो ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए नूपुर जी, हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है ये पुराने समय से चली आ रही है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ ये है कि साइंस उसके अंदर डेवलप हो गई है, साइबर क्राइम उसके अंदर आ गया है, नेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। बाकी एजुकेशन की पद्धति आप देखिए, मैंने जब परीक्षा पास की थी तो 11वीं के बाद फर्स्ट ईयर में चले जाते थे। आज उसको क्या किया इन्होंने, 1 साल बढ़ा दिया, 10+2 कर दिया। अब आप बताइए, लॉ का जो एग्जाम होते हैं वो 3 साल की लॉ होती थी पहले, और 6 पेपर होते थे एक में, 6 18 3 साल। अब क्या हो गया पता आपको, 5 साल का कर दिया लॉ का। अब 5 साल में क्या है, एक पेपर, एक फर्स्ट ईयर में 9 पेपर, 9 27 पेपर। मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि लिंगर ऑन करने के लिए उन परीक्षाओं के टाइम बढ़ा दिए। आखिर पढ़ाई कब तक करेगा व्यक्ति? अब ये बच्चा है, अब ये पढ़ता रहा, मेहनत करी, खूब करी इसने। अब क्या होता है, जब ये आ गया वहां मौके पर, फिर इसने देखा कि अभी 5 साल फिर और आगे, फिर 5 साल से कुछ नहीं होगा। MBBS की कौन पूछता है MBBS को? फिर उसके आगे फिर 3 साल 4 साल फिर आगे। तो इससे तो बढ़िया ये है कि मैं दूसरा काम कर लेता। लेकिन जो घर का दबाव है, जो समाज का दबाव है, अब देखिए, जब ये यहाँ पर कोचिंग संस्था आपके पास में है जिसमें बच्ची लटक गई थी, ये नीट की परीक्षा की बच्ची थी वो। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था आपके चैनल पे कि उसके परिवार वालों और उस बच्ची से अनुसंधान होना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं किया। न उसकी बात अखबार में सामने आई, जबकि ये आनी चाहिए। मैं देखता हूं कोटा में एक साल में 39 बच्चे आत्महत्या करते हैं। इस साल कम से कम 15 कर चुके थे, ये आंकड़ा है। तो आप बताइए, वो आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पंखे बदल दिए, वहां सब कुछ कर दिया, अब वो कूद के गिर रहे हैं नीचे बिल्डिंग से, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई चंबल में गिर रहा है, रुक नहीं रहा कि साहब आत्महत्या करने का रुक रहा है। कारण ये है कि हमारे यहाँ निर्णय कौन करता है? माँ बाप। हमारे यहाँ निर्णय कौन करता है? टीचर। ये निर्णय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ निर्णय करता है पड़ोसी, हमारे यहाँ निर्णय करता है काका, बाबा, नाना। अरे भाई, उसका मैं खुद
जब फेल हो गया एक क्लास में, तो मेरी चाची ने मेरी माँ से कहा ये तो पढ़े ही कोई ने, यहाँ का तो दुकान खुला दो। आप समझ रहे हो, मतलब परिवार वाले, और फिर पढ़ाई करी जो फिर उनसे उनके पुत्र से ज्यादा पढ़ाई करी, फिर बीए LLB LLM कर लिया। बिल्कुल, तो क्या कंपटीशन होता और है कंपैरिजन यहाँ कि पर आ जाता है। कंपैरिजन जो, हाँ कंपैरिजन करते हैं। दूसरा ये है, इस कंपैरिजन के साथ साथ हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो विदेशों में संस्थाएं हैं, वहां उसकी एक्टिविटीज को आंका जाता है और वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए आपके बच्चे को हमने 6 महीने साल भर देख लिया, आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, ये मैकेनिकल में जाएगा, इलेक्ट्रिकल में जाएगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये सेना में जाएगा। वो करते हैं न्याय, वो करते हैं निर्णय, वो गाइड करते हैं माँ बाप को। लेकिन हमारे यहाँ कौन गाइड करता है? पड़ोसी गाइड करता है, हमारे यहाँ काका बाबा गाइड करते हैं, हमारे यहाँ हमारा समाज गाइड करता है। उसका नतीजा होता है बच्चा, अच्छा दूसरा क्या है, पढ़ने वाले बच्चे करोड़पति के होते नहीं है, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, कोई जमीन बेचता है, कोई अपने गिरवे जेवर को गिरवे रखता है। ये करने के बाद जब वो पैसा लगाता है और बच्चे से वो वजन नहीं उठता तो वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित। ठीक है, आप ही की बात का जवाब मैं डॉक्टर मंजू जी आपके पास में आऊंगी। क्या इस बात में इतनी सच्चाई है कि आजकल पेरेंट्स की मानसिकता भी इसके पीछे बड़ी वजह बन गई और समाज में स्टैंडर्ड के पैमाने को देखा जाता है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर यही देखा है कि आपके स्टैंडर्ड का पैमाना या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन शायद पेरेंट्स को भी नहीं दिखाई देते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर का अपने सोसाइटी में इस तरह से है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, बट ये रियल नहीं है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है 10th 11th में, उनको पता है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। उनसे पूछो, कैरियर ऑप्शन सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जब पेरेंट्स को हम बोलते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं और क्या ऑप्शन है। डॉक्टर बन गए तो उनके लाइफ में ऐसा हो जाता है हाँ ठीक है अब कुछ भी नहीं, अगर जॉब भी नहीं लगेगी तो वो अर्न कर लेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। पर वो गलत है क्योंकि बच्चा प्रेशर में आके वो फील्ड में आ रहा है तो जस्टिस नहीं करेगा उसको। तो पेरेंट्स की कैरियर काउंसलिंग, उनको ऑप्शंस बताने चाहिए कि आपके बच्चे के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मंजू जी यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ, एक बात जोड़ रही हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। जो बच्चों के सामने, उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, सबको इस कैटेगरी में नहीं ले रही हूँ। वो पेरेंट्स जो बच्चों के सामने अपनी इच्छाएं थोपते हैं और कुछ 1-2 ऑप्शन ही देते हैं और उन्हीं के आधार पर समाज का स्टैंडर्ड जो है डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको ऑप्शंस बताने चाहिए। अपने बच्चे की वो इंटरेस्ट देखो और फिर पेरेंट्स के सामने ऑप्शंस होने चाहिए। ये सारे फील्ड हैं, इनमें सब में इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसके बाद उनको चूज करना चाहिए। दूसरा, बच्चों की कोपिंग स्किल्स बहुत पुअर हो गई है। आजकल बच्चे बहुत पैम्पर्ड एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। बच्चे छोटा होता है स्कूल में, अगर कोई गलती करता है तो पेरेंट्स जाके टीचर को बोल देते हैं। तो बच्चों में वो जो एक कोपिंग स्किल्स होती है, कोई सहने की जो होती है ना शक्ति, वो ही कम होती जा रही है। किसी ने कुछ बोल दिया, वो छोटी सी चीज को भी वो ले ही नहीं पाते। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, बड़े लोग डांट देते थे, टीचर्स डांट देते थे, रिलेटिव्स डांट देते थे, तो बच्चों में एक स्किल डेवलप होती थी, कोपिंग स्किल्स आती थी कि ठीक है ये लाइफ का पार्ट है। अभी क्या हो रहा है कि बच्चों में कोपिंग स्किल इतनी कम है कि वो छोटी छोटी स्ट्रेस में ही इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें सुसाइड के अलावा उनको समझ ही नहीं आता। तो बच्चों की कोपिंग स्किल्स, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें अर्ली चाइल्डहुड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। अगर उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर देते हैं जहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि पेशेंस क्या है, कोपिंग स्किल क्या है, वो शेयर कर सके। अगर वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो सुसाइड जैसी नौबत आएगी भी। ठीक है। नेशनल मेडिकल काउंसिल है जो, उन्होंने हर मेडिकल कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ कमिटी स्टार्ट की है। वो बहुत कंपलसरी है कि इवन ऐसा नहीं कि जो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, जो एमबीबीएस में आने के बाद भी सुसाइड रेट है, एमबीबीएस के बाद पीजी करें तो भी सुसाइड रेट हाई है, इवन डॉक्टर बनने के बाद भी सुसाइड रेट हाई है। तो उनको हर स्टेज पे काउंसलिंग की जरूरत है और सपोर्ट सिस्टम की। आप ही की बात का रिएक्शन लेती हूँ साक्षी जी, मंजू जी की बात का रिएक्शन लूंगी, लेकिन इसके अलावा कंपटीशन, बढ़ते कंपटीशन के प्रेशर को और कंपैरिजन को कैसे देखा जाए, इसका कितना रोल होता है? देखिए, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर तो पेरेंट
जैसे होता है ना कि अगर कोई खुद बहुत सक्सेसफुल नहीं है तो बेचारेगा अरे हमने तो नहीं किया, अब तुम तो कम से कम कर लो, हमने नहीं पढ़ाई की। या फिर दूसरी चीज़ ये आएगी, अगर कोई बहुत सक्सेसफुल पेरेंट्स है, तुम्हें हमारी लेगेसी को आगे लेके जाना है। तो दोनों ही तरह से प्रेशर में कौन है? बच्चा है। मैं मंजू जी की बात से भी एग्री करूंगी कि शिक्षा प्रणाली में भी चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जहाँ पे अगर बच्चा का इंटरेस्ट क्या है, क्या डेवलप करता है, मगर वो हर किसी के लिए रीचेबल नहीं है और बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो चीज़ जो होती है, अब कोई सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को कैसे देखेगा? वो तो इतनी एक्सपेंसिव एजेंसीज को हायर नहीं कर सकता, ना उसके माँ बाप को इतनी जानकारी है। तो शिक्षा प्रणाली में चेंजेस होने चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आम जनता तक भी पहुँचाया जा सके कि आप किस तरह से अपना करियर आगे चूज कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का हक सभी को है, इक्वल राइट है, ये चीज़ सबके लिए वो होता है। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये कैसे करेंगे? तो शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़रूरत है एक चेंज करने की कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है हर बच्चे को वो अधिकार मिले कि इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास हो। ठीक है योगेंद्र जी, मैं आपके पास में आऊंगी। शिक्षा व्यवस्था को इसके लिए कितना जिम्मेदार माना जाना चाहिए, और साथ ही क्या कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट टीमें भी होती है जो इस तरफ प्रकाश डाले, या बेहतर तरीके से बता पाएंगे? देखिए नुपुर जी, जो साइकोलॉजिस्ट जहाँ तक सवाल है, ये नियुक्त करते हैं कि नहीं करते हैं, ये मुझे जानकारी में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करते होते तो हो सकता है उनके जो पेरेंट्स आते हैं उनसे भी वो बातचीत करते। वहाँ तो जो मैनेजर होते हैं, जो एडमिशन कराते हैं, जो कॉन्टेक्ट लेते हैं एडमिशन के, वो आकर के बैठते हैं और वो आकर के उनका इंटरव्यू लेते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, फीस बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? अब आप देखिए, पहले 11वीं क्लास तक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता था, खेलना कूदना, एनसीसी, पीटी, आप देखिए क्या आनंद था। जब निकल के जाते थे कॉलेज में जाने का इंतजार होता था, भाई कॉलेज में जाएंगे फर्स्ट ईयर में, और अब वहां जाकर के हम, और आप पता ही पहले 11वीं के बाद सीधा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर की परीक्षा देगा और एमबीबीएस पास कर लेगा। आप बताइए समय कितना कम लगा। लेकिन अब क्या कर दिया, 12वीं पास करेगा, फिर उसके बाद में फिर देगा परीक्षा। तो ये गलत हो गया। अच्छा, और ये है कोटा के अंदर तो ये और हो गई आफत, 8वीं से कोचिंग। अरे भाई पहले 12वीं से कर रहे थे, फिर ये 11वीं पे आए, फिर 10वीं पे आए, फिर ये 8वीं पे आ गए। मतलब 8वीं क्लास से ही कोचिंग चालू, मैथमेटिक्स की, इसकी उसकी। मतलब बच्चा शुरू से ही पीछे बस्ता टांकेगा, वो टाका रह जाएगा, और वो जब तक नौकरी करेगा जब तक टंगा रह जाएगा। आप देखिए फिर जाकर के रोक लगाई गई। और अभी भी क्या हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी, अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुना था, आप बताइए कि स्कूल में एडमिशन, स्कूल में बच्चा नहीं जाता और कोचिंग करा रहे हैं, और फिर उसकी अटेंडेंस दे रहे हैं पूरी, और पूरी अटेंडेंस देने के बाद में उसकी परीक्षा ले रहे हैं। नीट की लेंगे, आईआईटी की लेंगे, कुछ भी लेते हैं। तो ये क्या है ये तरीका? आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उधर तो स्कूल नहीं जा रहा, इधर दिन भर कोचिंग में घुसा रहता बच्चा। तो उसके खेलने कूदने का, उसको एंजॉय करने का टाइम ही खत्म कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन जो है वो गुम होता जा रहा है। और देखिए ये एक उद्योग बन गया है। बिल्कुल, ये अब शिक्षा का नहीं है, ये एक उद्योग है। मैं रजनी जी आपके पास में आऊंगी। आपने योगेंद्र जी को सुना, जब पेरेंट्स शुरू से प्रेशर डालना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन भी इसमें गुम हो जाता है। और जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभिभावकों के सपनों के आगे वो पर्सनैलिटी भी गुम हो जाती या फिर निखरती ही नहीं है। इस तरह की भी जो है वो केसेस देखे गए हैं, और बच्चे बचपन से ही गंभीर दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। आजकल जैसे भाई साहब ने बताया कि 8th क्लास से ही नीट की कोचिंग, आईआईटी की कोचिंग शुरू हो जाती है, और 8th क्लास से पेरेंट्स जिनको ये सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे को तो हमें डॉक्टर बनाना है, आईआईटीएन बनाना है, वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इसी ओर धकेल रहे हैं। उनका जो 8th, 9th, 10th, 11th जो बच्चा एंजॉय करता था, पीटी एंजॉय करता था, साथियों के साथ बैठता था, वो सब उसका वास्तव में एक चरित्र निर्माण जो होता है, सर्वांगीण विकास है, उसका कहीं ना कहीं रुक ही जाता है, और वो सिर्फ एक रट्टू तोता बन के रह जाता है। नीट में क्या है, पेपर के अंदर सिर्फ रटाफिकेशन। वो केमिस्ट्री नीट जब आप पीएमटी में सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद में मेडिकल में वो केमिस्ट्री आपके कहीं काम नहीं आती, वो फिजिक्स आपके कहीं काम नहीं आती। ऐसे सब्जेक्ट्स को रट करके आप नीट को क्लियर करके आगे एमबीबीएस करते हो, जो कि एमबीबीएस में कोई काम आने वाले सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस तरीके की मतलब ये शिक्षा नीति समझ से बाहर है।
उसके बाद में एक प्री पीजी का एग्जाम होता है जो नीट पीजी बोलते हैं जिसको, ये भी इतना ही टफ होता है। उसके बाद में आप मेडिकल ये पीजी करते हो, तो मतलब ये मेडिकल का जो पेशा है इतना ज्यादा लंबा कर दिया गया है। कम से कम 10 से 12 साल बाद में ही बच्चा एक डॉक्टर बन के निकलता है, और उसके बाद में परिवार वाले उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसा अर्न करे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये तो इस पेशे को कभी ऐसा तो समझे ही नहीं। ये तो एक पैशन है, जिसको डॉक्टर बनना है, समाज की सेवा करना है, केवल वो ही जिनके दिल से ये आवाज निकलती है उन्हीं को इस पेशे में जाना चाहिए। वरना भूल से भी अगर परिवार वाले कह रहे हैं तो उनको माफी मांग लो उनसे कि हमें इस पेशे में नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत लंबा और बहुत ही लंबा मतलब पेशा है। बच्चों की अपनी सूझबूझ और अपना स्टेप लेना भी बेहद जरूरी हो जाता है। साक्षी जी, मैं आपके पास में आऊंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अब ऐसे केसेस ना हो, क्योंकि यदि मैं पर्टिकुलर इस केस की बात करूं तो आप हैरान होंगे कि इस बच्चे ने नीट के एग्जाम भी 2 बार दिया और दोनों बार सिलेक्ट भी हो जाता है, लेकिन और बेहतर कॉलेज की चाह में ये फिर से एग्जाम देता है नीट का और 99.99 समथिंग परसेंटेज आते हैं। तो बड़ी ही हैरानी की बात है कि कंपटीशन देखिए, लेकिन बात यह है आखिरकार और ये केसेस कब रुकेंगे और आत्महत्याएं कब रुकेगी, बच्चों का बचपन खत्म ना हो, सोल्यूशन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ना बच्चे से शुरू से ही पेरेंट्स को एक इस तरह का रिश्ता रखना चाहिए कि जैसे मेरा भी एक टीनेज बेटा है, लेकिन उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। शुरू से ही एक ऐसे बच्चे को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि जो आपका मन करे आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल उनको छोड़ दें। लेकिन जैसे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। कल मेरे बेटे की पीटीएम थी, तो वहाँ पे मैंने एक पेरेंट को कहते हुए सुना कि स्पोर्ट्स में तो नहीं होगा, एजुकेशन प्राइमरीली है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी एजुकेशन प्राइमरी है, बट एजुकेशन में हो क्या रहा है बेसिकली, जो अभी रजनी जी ने भी बताया, रट्टा रट्टा रट्टा। आप एसएसटी की बात करें, कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें, तो सब्जेक्ट्स में चेंजेस आने चाहिए। आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं, एआई इतनी अच्छी तरह से पिक कर रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को इंट्रोडक्शन ज़रूरत है कि बच्चों को पता चले। और माँ बाप के साथ बच्चों का ऐसा रिश्ता होना चाहिए, टीचर्स के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि बच्चा खुल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। बच्चा जब तक अपने पेरेंट्स से बात शेयर ही नहीं करेगा कोई चीज़, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी मनोदशा क्या है? तो बच्चा इसी तरह से स्टेप लेगा। वहाँ पे मेरे को लगता है कि अनुराग के पेरेंट्स अगर ये चीज़ समझते, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है हालांकि, अगर बच्चे अगर समझते और अनुराग अपने पेरेंट्स से ये चीज़ शेयर कर पाता, तो आज शायद वो हमारे बीच में होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, और जो तमाम हमारे साथ में मेहमान जुड़े और बहुत संजीदगी के साथ में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार समाधान क्या है और कब इस तरह के हालात और मौतें रुकेगी और अनुराग जैसे बच्चे, होनहार बच्चे हमारे समाज में बचे रहेंगे? सवाल अभी भी है।